देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली का कोरोना की वजह से हाल बेहाल है। दुनिया के अन्य शहरों में जहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, वहीं दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नवंबर महीना दिल्ली के लिए काल बनकर सामने आ रहा है। दिल्ली में 11 नवंबर को कोरोना के रिकॉर्ड 8,593 मरीज दर्ज किए गए थे। 8 नवंबर को 7,745, तो वहीं 10 नवंबर को 7,830, जबकि 13 नवंबर को 7,802 मामले सामने आए थे। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में कोविड स्पेशल बेड और खासकर आईसीयू बेड तत्काल बढ़ाने का सुझाव दिया है। केंद्र ने प्रति 10 लाख की आबादी पर 500 लोगों के कोरोना पीड़ित होने के आकलन के मुताबिक आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाकर करीब 6,431 तक करने की सलाह दी है। दिल्ली के अस्पतालों में अभी 3,491 कोविड स्पेशल आईसीयू बेड हैं, जिनमें 88% भरे हुए हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए असम, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे राज्यों से करीब 75 सेंट्रल पैरामिलिट्री डॉक्टरों और 250 पैरामिलिट्री स्टाफ को दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि कुछ डॉक्टर और स्टाफ दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। मंगलवार से हर दिन 10,000 RT-PCR टेस्ट बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आने वाले हफ्तों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में कोरोना से बचाव के नियमों की बड़े पैमाने पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऊपर से वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार के पास चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन आम लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उन बाजार क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का अधिकार मांगा जो कि कोविड-19 के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। इस बीच अथॉरिटीज ने अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने, जांच की क्षमता बढ़ाकर 1 से 1.2 लाख करने और ज्यादा जोखिम वाली जगहों पर निगरानी टीमों की तैनाती समेत और रणनीति तैयार की है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या में कमी आने की वजह से केंद्र के दिशा निर्देशों के हिसाब से पहले विवाह समारोह में 200 तक की संख्या में लोगों को शामिल करने की अनुमति दी थी, लेकिन जिस तेजी के साथ कोरोना का स्तर बढ़ रहा है उसे देखते हुए अब इस मंजूरी की संख्या को 200 की जगह 50 कर दिया गया है। साथ ही राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से बुधवार यानी आज से दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की औचक तरीके से कोविड-19 की जांच की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि नोएडा और दिल्ली के बीच लोगों की मुक्त आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। साथ ही कहा कि दिल्ली और बाकी जगहों से लोगों की आवाजाही की वजह से संक्रमण बढ़ा है, इसलिए ऐसे लोगों की औचक जांच की जाएगी और यहाँ के सभी संस्थानों को लक्षण वाले लोगों पर नजर रखने, पहचान करने और जरूरी इलाज मुहैया कराने के लिए परामर्श जारी किया गया है। बता दें कि ये औचक जांच रैपिड एंटीजन किट से की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में नवंबर के महीने में कोरोना के मामलों में लगभग 45% की बढ़त हुई है, जिनमें अगर हम पिछले महीने की तुलना करें तो कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 1,110 से 1,151 तक पहुंच चुकी है। साथ ही अक्टूबर के महीने में कोरोना का ग्रोथ रेट 35% से बढ़कर नवंबर में 45% तक पहुंच चुका है। नीति आयोग ने कहा है कि दिल्ली में अभूतपूर्व हालात पैदा हो गए हैं जो आगामी सप्ताह में और भी बिगड़ सकते हैं। उसने आशंका जताई कि दिल्ली में प्रति 10 लाख कोरोना महामारी से पीड़ितों की दर मौजूदा 361 से बढ़कर 500 तक पहुंच सकती है। आयोग ने त्योहारों में कोरोना से बचाव के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाने को इसकी बड़ी वजह बताया है। आने वाले हफ्तों में हालात और खराब होने की आशंका में कई राज्यों से पैरामिलिट्री डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को दिल्ली भेजा जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए 25 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को रद्द किया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का फैसला लिया था। उसके बाद से राज्य में ये पहली राजनीतिक गतिविधि है जिसको लेकर हलचल देखी जा रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन यानी PAGD को गैंग बताते हुए कहा कि गुपकार के लोग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस का रुख साफ करने को भी कहा। गौरतलब है कि कांग्रेस और PAGD में कुछ जगहों पर सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ है। इस पर अमित शाह ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा और देश के लोग राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बने नापाक गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गुपकर गैंग ने भारत के तिरंगे का भी अपमान किया है। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी गुपकर गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? उन्हें भारत के लोगों के सामने अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शाह के इस बयान पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। शाह की टिप्पणी को निराधार बताते हुए इन दलों ने मंत्री पर निशाना साधा और कहा कि उनका बयान भाजपा की कुंठा को दर्शाता है, जो ये जानकर परेशान है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में एकीकृत समूह साथ लड़ेंगे। बहरहाल नेताओं की जुबानी जंग की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि इन सब के बीच जब निकाय चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो क्या नजारा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि इस साल सहायक शिक्षकों की नियुक्ति बढ़े हुए कट ऑफ के आधार पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। मामला राज्य में 69,000 असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी पदों को भरने का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सहायक शिक्षा नियुक्ति के लिए पहले से घोषित सामान्य वर्ग के 45 और आरक्षित वर्ग के 40 कट ऑफ को बढ़ाकर 65 और 60 कर दिया था। राज्य में पहले से काम कर रहे हजारों शिक्षा मित्र इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि स्थायी नौकरी पाने का पहला अधिकार उनका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा आयोजित करने के बाद चयन के पैमाने में बदलाव किया है। ये न सिर्फ अवैध है बल्कि शिक्षा मित्रों के अधिकार का हनन भी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यूपी सरकार से कहा है कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने आश्वासन के मुताबिक अगले साल शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का एक अवसर दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहायक शिक्षकों में खुशी की लहर है। पाकिस्तान एक बार फिर से अपने कबूलनामे के जरिए बता दिया है कि वो कितना बेबस और लाचार है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका और कुछ दूसरे देश उन पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ ही इमरान खान ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान इजराइल के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान ने इशारा किया कि जो देश उन पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहे हैं उन सभी से पाकिस्तान के दोस्ताना रिश्ते हैं। इमरान ने इजराइल के मामले पर कुछ ज़्यादा बताने से परहेज किया, लेकिन इमरान ने कहा कि पहले उन्हें फिलिस्तीन का मसला निपटाना होगा, उसे मान्यता देना होगा, तब तक हम इस बारे में कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका पर इजराइल का गहरा प्रभाव है और इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। ट्रंप के दौर में यह और ज़्यादा हो गया था। इमरान से जब पूछा गया कि क्या कोई मुस्लिम देश भी उन पर दबाव डाल रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। माना जा रहा कि इमरान UAE और सऊदी अरब का नाम नहीं लेना चाहते थे। दोनों देशों से पाकिस्तान के रिश्ते पहले ही ख़राब हो चुके हैं। इमरान ने कहा हमारे इन देशों से अच्छे रिश्ते हैं, हम आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। UAE और बहरीन के साथ ही सूडान भी इजराइल को मान्यता दे चुका है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब भी जल्द इसी रास्ते पर चलेगा। UAE और बहरीन में तो अगले ही कुछ दिन में इजराइल की एम्बेसीज भी खुलने जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अमन बहाली के लिए अब्राहम अकॉर्ड नाम से एक प्लान तैयार किया है। इमरान ने कहा जब तक फिलिस्तीन का मसला नहीं सुलझता तब तक हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। इमरान के इस बयान की फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास ने तारीफ की है।